तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम BSPH 101 एंड BSPH 201 मीन फर्स्ट सेमिस्टर सेकेंड सेमिस्टर का इंजीनियरिंग फिजिक्स मॉड्यूल नंबर 2 ऑप्टिक्स कवर करेंगे। ओके, तो ऑप्टिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है इन मकआउट सेमिस्टर एग्जाम। ओके, जहाँ पर बहुत कुछ है एंड जो जो चीज़ है मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ पहले, उसके बाद तुम लोगों को वो मैं समझाऊंगा। ओके, तो ऑप्टिक्स में चार चीज़ है। क्या है? पहला हमारा इंटरफेरेंस है। ओके, इंटरफेरेंस। उसके बाद मेरा है डिफ्रैक्शन। उसके बाद है पोलराइजेशन। एंड उसका ही एक पार्ट यहाँ पे लेजर। जो मेरा मकआउट सेमिस्टर में जो जो चीज़ है मकआउट सेमिस्टर एग्जाम के लिए मकआउट सिलेबस वाइज इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो जो मतलब टॉपिक है वही मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, लेजर है। तो हम एक एक करके कवर करेंगे। तो आज हम क्या कवर करेंगे? हीडिंग से तुम लोगों को पता चल रहा है कि आज हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कवर करेंगे। तो इंटरफेरेंस ऑप्टिक्स में देखो, ऑप्टिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है ये। अगर तुम मकआउट का सिलेबस देखोगे इंजीनियरिंग फिजिक्स का, ये मॉड्यूल नंबर 2 है। ओके, ये मॉड्यूल नंबर 2। तो मॉड्यूल नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। और मॉड्यूल नंबर 1 में था मैकेनिक्स। क्या था मॉड्यूल नंबर 1 में? मॉड्यूल नंबर 1 में था मेरा मैकेनिक्स। अगर मैकेनिक्स तुम नहीं देखे हो तो वो देखो, क्योंकि वो मैं डिटेल सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ओके, तो मॉड्यूल नंबर 1 देखो, वो भी अच्छे से मैं समझा दिया हूँ। आज हम शुरू करेंगे मॉड्यूल नंबर 2 का ऑप्टिक्स। तो ज़्यादा फिजूल की बात ना करते हुए चलो शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आज हम क्या पढ़ेंगे बोले थे? आज हम पढ़ाएंगे बोले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ाएंगे। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? ये डेफिनेशन ये व्हेन टू वेव विथ सेम फ्रीक्वेंसी, जब दोनों वेव जो उसका फ्रीक्वेंसी सेम है ट्रैवल इन ए सेम डायरेक्शन, एंड वो क्या कर रहा है? सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ओके, एंड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, एंड जिसका फेज डिफरेंस भी क्या है? कांस्टेंट है। विथ सुपर इम्पॉसिबल, एंड दोनों क्या किए? सुपर इम्पोज किए। देन द रिजल्टिंग वेव इंटेंसिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद जो रिजल्टिंग वेव निकला वो इन दोनों की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, वो एक साथ क्या हुआ? सुपर इम्पोज कर गया। तो इस फेनोमिना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कुछ नहीं है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है कि जब दोनों वेव जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है एंड एम्पलीट्यूड भी सेम है एंड फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस भी सेम है। तो सॉरी, वेवलेंथ भी सेम है, वेवलेंथ भी उसका सेम है। ओके, तो उस दोनों क्या किए? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड एक ऐसा टाइम आया कि दोनों वेव सुपर इम्पोज कर गए। देन उसके बाद जो रिजल्टिंग इन वेव निकला वो क्या हुआ? इन दोनों की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ। तो इस फेनोमिना को हम क्या बोलते हैं? कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बेसिकली हम समझा देंगे, सब कुछ हम डिटेल्स वाइज समझा देंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बेसिकली होता है मिक्स्ड ऑफ टू वेव। इंटरफेरेंस एक ऐसा फेनोमिना है जिसमें लाइट वेव एक दूसरे को
सुपर इम्पोज करता है। तो इंटरफेरेंस एक ऐसा फेनोमिना है जिसमें लाइट वेव क्या करता है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करता है। मतलब क्या होता है, मिक्स्ड होता है। ओके, मान लो कि ये एक वेव है, ये एक वेव एंड और एक कलर से और एक ये एक वेव। ओके, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो वेव निकला यही है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो वेव निकला ये क्या हुआ ना, इन दोनों की तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ। ओके, सो दिस फेनोमिना को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। कि हाँ बोल क्या आप क्या बोले थे कि इंटरफेरेंस एक ऐसा फेनोमिना है जहां पर वेव एक दूसरे को इम्पोज करता है, सुपर इम्पोज करता है, सॉरी सुपर इम्पोज करता है, मतलब मिक्स्ड होता है। और सुपर इम्पोज होने के बाद एक न्यू लाइट वेव क्रिएट होती है जो दोनों वेव के कॉम्बिनेशन पे बनता है। कि मान लो ये मेरा है y1 वेव एंड, रुको ये पहले इरेज करते, मान लो ये मेरा है y1 वेव एंड ये है y2 वेव। तो क्या बोला कि सुपर इम्पोज होने के बाद जो एक न्यू लाइट वेव क्रिएट होती है वो दोनों वेव की कॉम्बिनेशन पे बनता है। तो कॉम्बिनेशन पे मतलब y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ये दोनों वेव की कॉम्बिनेशन पे ये वेव बना। ओके, तो इंटरफेरेंस में और एक बात बोलता हूँ कि इंटरफेरेंस में जो दोनों वेव होता है, इंटरफेरेंस पे दोनों लाइट वेव की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड फेज सेम होती है। ओके, ये जो दोनों लाइट वेव की क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फेज डिफरेंस एंड क्या होता है, एंड वेवलेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो जो इंटरफेरेंस में ये जो दोनों वेव की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो आइए डिटेल्स में हम समझते हैं। जैसा कि लाइट वेव की फॉर्म, लाइट वेव क्या होता है, लाइट जैसा कि लाइट क्या करता है, एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है और लाइट वेव की पार्टिकुलर वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज होता है। और लाइट वेव की क्या होता है, पार्टिकुलर एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होता है। ओके, तो जैसा कि आप अब मान लो कि y1 एंड y2 जो सेम मीडियम में ट्रैवल करता है, एक दोनों दूसरे को सुपर इम्पोज करने के बाद दोनों मतलब दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज करने के बाद एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सॉरी एक रिजल्टेंट वेव बनता है, एक रिजल्टेंट वेव बना। ये क्या हुआ, एक मेरा रिजल्टेंट वेव बना। इसको हम क्या बोलते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव मेन बात यही है कि दोनों लाइट वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज करने के बाद एक रिजल्टेंट लाइट वेव बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव बोलते हैं। ओके ओके, तो अंडरस्टैंड, ये सब समझ में आ गया। तो सुपर इम्पोसिबल, और एक जो मैं फिगर यहाँ पे दिया हूँ ये थोड़ा देखो। देखो ये क्या हुआ, एक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से क्या हो रहा है, एक लाइट वेव निकल रहा है एंड उसके बाद दो स्लिट से जब जा रहा है तब क्या हुआ, दोनों वेव सेम डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेडली जा रहा है एवं एंड दोनों क्या किए, एक साथ सुपर इम्पोज कर दिए, एक साथ क्या किए, सुपर इम्पोज
करके सुपरइम्पोज करने के बाद जब स्क्रीन में ओ जाके पड़ा तो क्या क्या हम लोगों को रिजल्ट मिला कि लाइट एंड डार्क फ्रिंजेस, लाइट एंड डार्क फ्रिंजेस देखने को मिला। तो इस फेनोमेना को हम इजीली इंटरफेरेंस बोलते हैं। आई थिंक व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्लियर हुआ सभी को। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम इतनी अच्छे से बोल दिए, आई थिंक क्लियर हो गया तुम लोगों को। ओके, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक है मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है हम समझाएंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन टू क्रेस्ट और थ्रोट ऑफ वेव अलाइन विथ ईच अदर, then the resultant amplitude higher, it is called constructive interference। क्या बोलता है constructive interference? constructive interference बोल रहा है कि जब दो वेव का क्रेस्ट ओके एंड थ्रोट आर सेम फेज, जब सेम फेज में होता है तब उसका जो रिजल्टेंट वेव बनता है तो उसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है और इंटेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, तो दो वेव का क्रास्ट और थ्रोट सेम फेज में होता है एंड जब देन उसका जो रिजल्टेंट बनता है उसका इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इन दोनों से मैक्सिमम होता है। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमा होता है। ओके, सो इसको हम क्या बोलेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका ऑपोजिट नहीं, सॉरी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके बाद आएगा मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, व्हेन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव अलाइंग विथ द थ्रोट ऑफ अनदर वेव, जब एक वेव का क्रेस्ट और एक वेव का थ्रोट दोनों सेम फेज में होता है, उसके बाद उसका जो रिजल्टेंट बनता है उसमें क्या होता है, इंटेंसिटी मिनिमम होता है। ओके, तो उसमें क्या होता है, इंटेंसिटी मिनिमम होता है इन दोनों का, मतलब इन दोनों का। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी मिनिमा होता है, ओके, सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आ गया। इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है कि लोअर होता है, एम्पलीट्यूड भी लोअर होता है। ओके, सो आई थिंक अंडरस्टैंड। इसके बाद आएगा कि ये हम हीडिंग देने भूल गए कि सॉरी, हाँ, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डिफरेंस क्या है, चलिए शुरू करते हैं। हम क्या बोले कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव का, सॉरी रुको,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव का रुको थोड़ा ड्राइंग करने में। हाँ, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव का क्रेस्ट और थ्रोट आर सेम फेज में होता है एंड उसके बाद उसका जो रिजल्टेंट वेव बनता है उसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी उस दोनों से मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ पे जो दोनों वेव का I1 प्लस I2 से I1 I क्या होगा, I होगा मेरा ग्रेटर होगा I1 प्लस I2 से। ओके, यही है मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि फिर से समझा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये है मेरा एक वेव और ये है मेरा वेव। ओके, सो क्या बोले कि इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसका क्रेस्ट और उसका थ्रोट और सेम फेज में होगा। उसके बाद इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा तो उसमें क्या होगा कि रिजल्टेंट का जो इंटेंसिटी वो मिनिमा होगा इन दोनों से। ओके, सो दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, सो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया है। ओके, देन यहाँ पे बोला कि द फेज डिफरेंस, ये देखो difference between constructive and destructive interference. The phase difference between two waves an even multiple of pi, example delta equals to 2n pi। ये क्या हुआ मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इन एन ओड मल्टीपल। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओल्ड मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ओके, सो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या हो रहा है कि ओल्ड मल्टीपल हो रहा है 2n माइनस 1 इंटू पाई। ये है मेरा ओके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और क्या है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज इवन। यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई। and destructive interference में the phase difference between two waves in odd multiple of pi। okay, और यहाँ पे क्या बोला कि the path difference between two wave is even multiple of lambda by 2। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा इक्वल्स टू 2n इंटू लैम्डा बाय 2। ओके, ये हुआ मेरा क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, द पाथ डिफरेंस between two waves is an odd multiple of lambda by 2। so यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा मेरा 2n माइनस 1 इंटू डेल्टा बाई 2। ओके, ये हुआ मेरा ये odd मल्टीपल। और यहाँ पे क्या होगा, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू वेव इज इवन मल्टीपल। द टाइम इंटरवल क्या हो रहा है मेरा, इवन मल्टीपल हो रहा है। थीटा इक्वल्स टू क्या हो रहा है मेरा 2n इंटू टी बाई 2। ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा, ओड मल्टीपल होगा। तो ये आई थिंक ये तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, ये जो डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। उसके बाद आएगा कि मेरा कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स से अगर कोई बोलेगा कि कोहेरेंट सोर्स क्या है, क्योंकि इसी को बेस करके ही हम लाइट एक वेव हम प्रूव किए हैं, नहीं प्रूव किए हैं, करेंगे बाद में। पर भी यहाँ पे जो लाइट एक वेव है, हम कोहेरेंट सोर्स से जब एक लाइट निकलता है उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होता है, सेम होता है, एम्पलीट्यूड सेम होता है। तो कोहेरेंट सो ऑब्वियसली हम कोहेरेंट सोर्स क्या है,
वो हम लोगों को पता चलना चाहिए कि कोहेरेंट सोर्स क्या है। हम बोल रहे हैं कि द सोर्स व्हिच एमिट द लाइट वेव, एक ऐसा सोर्स है जो क्या करता है, लाइट वेव एमिट, जहां से लाइट वेव निकलता है ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होता है, वेवलेंथ सेम होता है एंड एम्पलीट्यूड भी सेम होता है एंड ऑल्सो फेज डिफरेंस कांस्टेंट, एंड जिसका फेज डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है विथ टाइम। ओके, टाइम के साथ। सो इसको हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। तो कोहेरेंट सोर्स क्या है, आई थिंक क्लियर में आ गया कि एक ऐसा सोर्स होता है जो जिससे लाइट वेव निकलता है एंड जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होता है, वेवलेंथ सेम होता है एंड एम्पलीट्यूड सेम होता है एंड फेज डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, किसके साथ, टाइम के साथ। सो उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। ओके, तो आई थिंक कोहेरेंट सोर्स क्या है समझ में आ गया। हाँ, अब आएगा मेरा कि हम क्या बोले कि दोनों वेव जाएगा एक साथ एंड दोनों वेव सुपर इम्पोज करने के बाद, सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ हम यहाँ पे एक ड्रॉ दिए हैं, जो यहाँ पे देखो कि दोनों वेव एक साथ सुपर इम्पोज किया। उसके बाद यहाँ पे देखो कि डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हुआ, मतलब जो स्क्रीन पे जब हम देखे तो यहाँ पे क्या निकला कि डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रिंजेस, तो फ्रिंजेस हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। व्हाट इज फ्रिंजेस, सॉरी फ्रिंज का है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क बैंड। ओके, तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑब्जर्व व्हेन टू और मोर कोहेरेंट वेव्स ओवरलैप द इंटरफेयर। तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होता है ऑल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क बैंड। जो ब्राइट एंड डार्क बैंड जो निकलता है स्क्रीन पे, वही होता है कि दोनों ओवरलैप करता है एंड वही होता है फ्रिंजेस। ओके, तो फ्रिंज क्या चीज तुम लोगों को पता चल गया कि फ्रिंज दो टाइप का होता है, एक होता है मेरा डार्क फ्रिंज और एक होता है ब्राइट फ्रिंज। ओके, जब कब हम पता चला फ्रिंज, जब स्क्रीन पे दोनों वेव सुपर इम्पोज करने के बाद जब स्क्रीन पे पड़ा तब रिजल्ट क्या निकला कि दो फ्रिंज निकला, दो फ्रिंज, एक डार्क फ्रिंज एक ब्राइट फ्रिंज। ओके, एक डार्क फ्रिंज एक ब्राइट फ्रिंज। ओके, सो दिस इज फ्रिंज। ओके, एंड here I can explain measurement of fringe width। ओके, कि फ्रिंज विड्थ हम मेजरमेंट करेंगे। हम क्या बोले कि देखो यहाँ पे ये जो चीज में खुद लिख के यहाँ पे चिपका दिया हूं ना, ये तुम लोगों को नोट करने के लिए। उसके बाद जो इसके बाद जो स्लाइड आएगा, ब्लैंक स्लाइड, ये वाला स्लाइड, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो वाला समझाएंगे। ओके, तो ये क्या होगा कि ये है मेरा सोर्स 1 एंड सोर्स 2, ये है मेरा सोर्स 1 सोर्स 2। यहाँ से ये एक लाइट वेव गया एंड यहाँ से एक लाइट वेव गया एंड ये है मेरा स्क्रीन, ये है क्या मेरा, ये है मेरा स्क्रीन। ये स्क्रीन पे ये है मेरा सेंट्रल पोजीशन एंड यहाँ पे, यहाँ स्क्रीन पे क्या होगा, मेरा डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस होगा। ओके, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस होगा एंड उसके बाद क्या बोला कि हाइट हम निकालेंगे डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस के बाद, मतलब डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का। तो हाइट ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड हाइट ऑफ डार्क फ्रिंज, हाइट ऑफ ब्राइट फ्रिंज होगा एल लैम्डा डी बाई डी एंड हाइट ऑफ डार्क फ्रिंज होगा 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई स्मॉल डी। सो स्मॉल डी क्या होगा, स्मॉल डी होगा मेरा स्लिट्स विड्थ और कैपिटल डी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। ये देखो, ये है मेरा कैपिटल डी और स्मॉल डी हो रहा है मेरा ये स्लिट्स विड्थ, ये है मेरा स्लिट्स विड्थ। ओके, स्लिट्स विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ हम निकालेंगे, तो और इसको हम और एक बोल सकते हैं, वी कैन से दैट
कि द डिस्टेंस एंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल इज, सेंट्रल से इसका जो डिस्टेंस है मेरा एक्स एन इक्वल्स टू एल लेमडा डी बाई डी से सेम है। ये वाला भी अगर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी हम बोल रहे हैं फ्रिंज विड्थ निकालेंगे तो ये भी हम बोल दे रहे, दो काम मतलब दो चीज हम बोल दे रहे हैं तुम लोगों को समझने के लिए। इसके बाद बोला कि द डिस्टेंस ऑफ एंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर इज एक्स एन इक्वल्स टू इतना। तो इसको ये डार्क के लिए क्या होगा मेरा, सेंट्रल से इस डार्क के लिए हाइट होगा मेरा 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2 इंटू डी बाई 2। एंड फ्रिंज विड्थ मेरा क्या होगा कि एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन। ये मेरे ब्राइट फ्रिंज के लिए लिख, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए BRIGHT, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए फ्रिंज विड्थ सेम होगा, दोनों का सेम होगा। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा, क्या मैं क्या था कि एन लेमडा डी बाई डी, सो यहाँ पे एन एक्स एन प्लस 1 हुआ है तो एन प्लस 1 इंटू लेमडा डी बाई स्मॉल डी। ओके, और यहाँ से एक्स एन इक्वल टू लेमडा डी बाई स्मॉल डी। सो फाइनली मेरा फ्रिंज विड्थ क्या निकला, लेमडा डी बाई स्मॉल डी, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सिमिलरली डार्क फ्रिंज के लिए, सॉरी डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, डार्क फ्रिंज के लिए देखो ये जो हम 2 इंटू एन प्लस 1, हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे n प्लस 1 बैठाएंगे, उसके बाद यहाँ पे भी फाइनल रिजल्ट मेरा आएगा लेमडा डी बाई डी। तो अब ये हम एक्सप्लेन करेंगे, ये आई थिंक समझ में आ गया। ये थोड़ा समझाने के लिए ये तुम कॉपी में नोट करो, उसके बाद जो ब्लैंक स्लाइड में जो मैं समझाऊंगा वो समझने की कोशिश करो। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये है मेरा सोर्स, ये है मेरा सोर्स 1। ओके, और ओके, ये जो डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, सो इन दोनों का डिस्टेंस डी क्या है मेरा, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। सॉरी, एक अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ। एक अलग कलर से, ये है मेरा सेंट्रल। देखो ये सेंट्रल है मेरा, ये ओ, ये हम नाम दिए ओ। यहां से क्या निकलेगा मेरा, ये वाला हुआ, और ये मेरा पी। ओके, सो ये जो ये वाला जो डिस्टेंस है ये है स्लीड विड्थ, ये है मेरा डी, एंड ये सोर्स 1 एंड सोर्स 2। ओके, सोर्स 1 एंड सोर्स 2, ये मेरा क्या हुआ एम, ए एन, ये क्या हुआ मेरा पी। तो ये जो सेंट्रल से इस तरफ का जो मतलब पी तक जो हाइट है फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए, सो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ and bright fringe from the center is xn। सेंटर से इस तक जो हाइट है और डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे कि एन लेमडा डी बाय स्मॉल डी। ओके, एंड इसके बाद द डिस्टेंस ऑफ एंड डार्क फ्रिंज
dark fringe from the center is xn equals to 2n plus 1 into lambda capital D by 2 small d. ओके, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम क्या निकालेंगे कि फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए और एक फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या है मेरा, तो क्या निकालेंगे हम, फ्रिंज विड्थ ना, फ्रिंज विड्थ। सो बीटा इक्वल्स टू मेरा क्या होगा कि एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, तो इक्वल्स टू एक्स एन प्लस 1 मतलब क्या होगा, ये एन प्लस 1 इंटू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी माइनस एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ओके, सो इसको अगर हम करेंगे तो क्या होगा, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी प्लस लैम्डा डी बाय डी माइनस एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, इस कैंसिल होगा, उस इक्वल्स टू मेरा क्या होगा कि लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ये हुआ मेरा फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो ये ब्राइट फ्रिंज के लिए मेरा फ्रिंज विड्थ निकल गया। फ्रिंज विड्थ दोनों के लिए सेम होगा। उसके बाद फॉर डार्क फ्रिंज के लिए हम निकालेंगे, फॉर डार्क फ्रिंज के लिए मेरा क्या होगा कि फ्रिंज विड्थ होगा मेरा, फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स टू मेरा एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, ओके, एक्स एन, एंड इसमें क्या होगा, इक्वल्स टू मेरा 2 इंटू एन प्लस 1 लैम्डा डी बाय 2 स्मॉल डी, ओके, देन माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी, ओके। देन इसको अगर हम गुना करेंगे क्या होगा कि देखो, इसको अगर हम ये जो लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी, ये तो सब में कॉमन है, तो फिर हम एक कॉमन ले लेंगे, 2n प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी, ओके। ये 2n कैंसिल, 1 कैंसिल, सो ये मेरा क्या हुआ 2 इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी। सो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या निकला, लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। यही मेरा फ्रिंज विड्थ निकल गया, ओके। तो फ्रिंज विड्थ मेरा डार्क फ्रिंज के लिए भी सेम है और ब्राइट फ्रिंज के लिए भी सेम है। तो फ्रिंज विड्थ इक्वल्स टू कितना हुआ, तो फाइनली हम बोल सकते हैं फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ओके। ये है मेरा फ्रिंज विड्थ निकल गया, ओके। सो फ्रिंज विड्थ क्या है ये तुम लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद आएगा मेरा फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होगा कि फेज इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन फेज एंगल बिटवीन टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, ये है मेरा फेज डिफरेंस। एंड पार्ट डिफरेंस होगा इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू वाइब्रेटिंग वेव पार्टिकल, ओके। तो आई थिंक फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस क्या है समझ में आ गया। तो फिर ये यहाँ पे एक देखो ड्रॉ किया हूँ, एक S1 एंड S2, ए डेल पी इक्वल्स टू S2P माइनस S1P, ये फेज डिफरेंस है मेरा। फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फाई से हम डिनोट किए, डेल फाई इक्वल्स टू मेरा क्या होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। सो ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, एक मार्क के लिए भी आ सकता है इन मार्कआउट सेमिस्टर एग्जाम में कि फेज डिफरेंस
फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ओके, पाथ डिफरेंस। तो क्या होगा, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ओके, सो आई थिंक ये समझ में आ गया। तो उसके बाद रहेगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा कि द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम इन लाइट इंटरफेरेंस state that when two or more light wave overlap, the resulting displacement or amplitude at any point in vector sum प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम हम बोले हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम हम क्या बोले थे कि सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या बोले थे, हम बोले थे कि दो लाइट वेव, ए एक लाइट वेव और ए एक लाइट वेव, दोनों लाइट वेव जब एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेगा तो देन रिजल्टेंट लाइट वेव एक निकलेगा। उसके बाद वो जो रिजल्टेंट लाइट वेव निकलेगा उसका जो एम्पलीट्यूड इन दोनों के साथ और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी इन दोनों के साथ मैक्सिमा और मिनिमा भी हो सकता है, जिसके बेसिस में हम डिवाइड किए थे कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, जिसके बेसिस में हम डिवाइड किए थे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, सो दिस इज superposition theorem. I can explain in previously. So this is superposition, and now I prove one derivation। जब हम तो बोले कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है हम बोल दिए, उसके बाद हम बोलेंगे कि जब दो वेव एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है जिसका क्या है हमारा एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फेज डिफरेंस सेम है, एंड जिस दोनों वेव सुपर इम्पोज करने के बाद जब एक वेव निकला उस वेव का ये है y1 एंड y2, ये वेव का जो वेव निकला वो वेव क्या होगा मेरा कि इन दोनों का सम होगा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। सुपर इम्पोज होने के बाद क्या हुआ, वेव निकला, वो जो सुपर इम्पोज होने के बाद जब जो वेव निकला उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है वो हम फाइंड करेंगे, तो एक डेरिवेशन के थ्रू फाइंड करेंगे। तो दो वेव हुआ, एक है मेरा y1 हुआ, एक है मेरा y2 हुआ, जो रिजल्टेंट वेव जब निकला फाइनली उसका जो इंटेंसिटी क्या है वो हम फाइंड करेंगे। ओके, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है हम अब प्रूव करेंगे इस डेरिवेशन के थ्रू। तो ध्यान से ये सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव। सो दो वेव लिया, एक वेव y1 इक्वल्स टू मेरा क्या है ए साइन ओमेगा टी, एंड देन y2 मेरा क्या है y2 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, एंड इसको हम क्या करेंगे y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 करेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट वेव क्या मेरा दो वेव का समेशन के लिए हुआ, मतलब दो वेव जब सुपर इम्पोज किया उसके बाद रिजल्टेंट वेव निकला। ओके, सो यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, देन उसको हम क्या किए कि y1 एंड y2 के फॉर्म में हम लिखे, उसके बाद इसको हम क्या किए b साइन, सॉरी यहाँ पे देखो हम एक गलत किया लगता है, हाँ ये क्या लिए ए बी है। ओके, ए नहीं ए बी है। ओके, ए बी है, तो इसमें हम क्या किए फॉर्मूला अप्लाई किए, उसके बाद इसको हम ए कोस थीटा पकड़े, उसके बाद ये हम पकड़े ए साइन थीटा, उसके बाद जो रिजल्टेंट वेव निकला उसका ये है मेरा इक्वेशन। ओके, सो देन एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे तो ए प्लस बी, ये देखो ये वाला ए तुम क्या करो कॉपी में नोट करो। ओके, ये कॉपी में नोट करो, ये इसके बाद जो ब्लैंक स्लाइड आएगा वहां पे तो मैं समझा दूंगा। ओके, तो इंटेंसिटी फॉर्म तक मैं समझा दूंगा, ये तुम कॉपी करो, उसके बाद ये कॉपी करने के बाद जो अब मैं समझाऊंगा वो समझने की कोशिश करो। ओके, तो क्या होगा कि हम क्या बोले कि ये मेरा एक वेव है, देखो ये मेरा एक वेव है, ये एक वेव, दो वेव हम लेंगे, एक y1 लेंगे एंड y2 लेंगे।
दो वेव एंड दो वेव सुपर इम्पोज करके एक रिजल्टेंट वेव निकला। ये मेरा y1 क्या लेंगे, y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी एंड y2 मेरा निकलेगा b साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, b साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा एंड फाइनली y मेरा क्या होगा, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। आई थिंक इस तक तुम लोगों को समझ में आ गया कि दो वेव का सुपर इम्पोज करने के बाद एक मेरा रिजल्टेंट वेव निकला। ओके, तो हम अब लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ओके, देन y इक्वल्स टू मेरा क्या होगा, a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओके, उसके ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी इंटू कोस डेल्टा प्लस b कोस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा, ये हम लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन a प्लस b का फॉर्मूला है साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b, ये एक फॉर्मूला है। सो इस फॉर्मूला के जरिए हम लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा कि y इक्वल्स टू मेरा क्या होगा, कि यहाँ पे देखो, गौर से देखो कि साइन वाई टी साइन ओमेगा टी ये कॉमन है, तो ये कॉमन हो जाएगा कि a प्लस बचा क्या रहेगा, a प्लस बी कोस डेल्टा, यहाँ पे कॉमन में होगा मेरा साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। ओके, ये आई थिंक क्लियर हो गया। ओके, देन उसके बाद हम क्या पकड़ेंगे कि a प्लस बी कोस डेल्टा को हम पकड़ेंगे a कोस थीटा एंड b साइन डेल्टा को हम पकड़ेंगे a साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसके हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। ओके, देन हम लिख सकते कि y इक्वल्स टू a कोस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी, सॉरी b क्यों आएगा, b नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे b के जगह क्या आएगा कि a आएगा, a कोस ओमेगा टी इंटू क्या होगा मेरा साइन डेल्टा, a कोस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। ओके, सो ये क्या होगा, साइन डेल्टा होगा, नहीं साइन थीटा होगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, आई साइन थीटा होगा। ओके, सो फाइनली ये तो मेरा एक इक्वेशन आ गया, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये क्या हुआ, इस फॉर्मूला की फॉर्म में आ गया, सो इसको हम लिख दिए उसका। तो इसका जो रिजल्टेंट वेव क्या निकलेगा, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस सॉरी डेल्टा, क्यों बार बार लिख रहे हैं, ये क्या होगा मेरा थीटा। ओके, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, सो या इस तक किसी को समझ में नहीं, इस तक सबको समझ में आ गया, किसी को समझ में नहीं क्यों आया, सबको समझ में आ गया। तो हेयर ए क्या है मेरा, ए क्या है और मेरा थीटा क्या है। हेयर ए इक्वल्स टू मेरा है एम्पलीट्यूड एंड थीटा है मेरा फेज डिफरेंस। क्या है, फेज डिफरेंस। हेयर ए मेरा एम्पलीट्यूड एंड थीटा है मेरा फेज डिफरेंस। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि एम्पलीट्यूड फॉर्म में इसको फाइंड करेंगे। तो अगर तुम गौर से देखोगे तो मैं क्या निकाला कि a प्लस बी कोस डेल्टा इक्वल्स टू a कोस थीटा एंड b साइन डेल्टा इक्वल्स टू a साइन थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो स्क्वायर करो कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, इसको हम स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी कोस डेल्टा
स्क्वायर करो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में हम लिखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस डेल्टा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन लो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देन इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस डेल्टा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी डायरेक्ट लिखेंगे इक्वल्स टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हम लिख सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस डेल्टा प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एच पर सिमिलर कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू मेरा 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो हम मेरा क्या निकला एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस डेल्टा मेरा निकला। ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा एम्पलीट्यूड फॉर्म हुआ। एम्पलीट्यूड फॉर्म ये क्या हुआ? मेरा एम्पलीट्यूड फॉर्म में मेरा हुआ। उसके बाद हम पकड़ो ए स्क्वायर को आई पकड़ो एंड ए स्क्वायर को i1 पकड़ो एंड बी स्क्वायर को i2 पकड़ो। तो फाइनली मेरा क्या आएगा? इंटेंसिटी फॉर्म मेरा क्या आएगा कि इंटेंसिटी फॉर्म मेरा आएगा कि I इक्वल्स टू क्या होगा? i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ i1 रूट ओवर ऑफ i2 कोस डेल्टा। ये है मेरा इंटेंसिटी फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस। ये है मेरा इंटेंसिटी फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस। आई थिंक ये तुम लोगों को क्लियर हो गया। तो इंटेंसिटी फॉर्म हम कैसे फाइंड किए ये तुम लोगों को क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। ये हम पूरा इजीली एक्सप्लेन कर दिए। तो हम इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस का हम निकाल दिए। उसके बाद हम क्या निकालेंगे कि मैक्सिमा इंटेंसिटी एंड मिनिमा इंटेंसिटी हम निकालेंगे। तो मैक्सिमा इंटेंसिटी ये तुम कॉपी में नोट करो। उसके बाद हम ये क्या बोलते हैं, हम तो ब्लैंक स्लाइड है वहां पे हम समझा देंगे। तो मैक्सिमा इंटेंसिटी एंड मिनिमा इंटेंसिटी एंड फेज डिफरेंस। ओके, फर्स्ट केस फॉर मैक्सिमा इंटेंसिटी एंड सेकंड केस फॉर मिनिमा इंटेंसिटी। फर्स्ट केस फॉर मैक्सिमा इंटेंसिटी मेरा क्या हुआ एंड सेकंड केस फॉर मिनिमा इंटेंसिटी मेरा क्या होगा? तो फर्स्ट केस ऑफ जो यहाँ पे है मेरा कोस डेल्टा इक्वल्स टू 1 थीटा डेल्टा इक्वल्स टू 0 एंड 360 डिग्री एंड यहाँ पे रुको हम समझा दे रहे हैं, यहाँ पे सब समझा देंगे। तो इंटेंसिटी के लिए ना द इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी फॉर इंटरफेरेंस I इक्वल्स टू मेरा क्या होगा i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ i1 इंटू i2 इंटू कोस डेल्टा। फॉर मैक्सिमा के लिए क्या होगा मेरा कि मैक्सिमा के लिए होगा मेरा कोस डेल्टा इक्वल्स टू 1 होगा। कोस डेल्टा इक्वल्स टू 1 एंड कोस डेल्टा इक्वल्स टू 1 होगा मतलब क्या होगा मेरा? तो लिखो आई मैक्स इक्वल्स टू कोस डेल्टा इक्वल्स टू 1 होगा मतलब डेल्टा इक्वल्स टू 0, उसके बाद 2 पाई, उसके बाद 4 पाई, उसके बाद क्या होगा
2n पाई डॉट 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 करके 2n पाई वेयर n इक्वल्स टू मेरा क्या होगा 1 2 ऐसे करके करके मेरा होगा। ओके, तो आई मैक्स इक्वल्स टू मेरा क्या होगा कि I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 इंटू रूट ओवर ऑफ I2 कोस डेल्टा की जगह 1 हो गया। तो आई मैक्स इक्वल्स टू मेरा क्या होगा I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया। सो आई मैक्स इक्वल्स टू अगर हम अगर हम I1 इक्वल्स टू I2 करेंगे, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0 करेंगे, तो आई मैक्स इक्वल्स टू मेरा हो सकता है आई मैक्स इक्वल्स टू I0 प्लस I0 का होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो आई मैक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2I0 का होल स्क्वायर। तो आई मैक्स इक्वल्स टू 4I0 का स्क्वायर, ये है मेरा फॉर मैक्सिमा इंटेंसिटी। उसके बाद क्या होगा फॉर मिनिमा इंटेंसिटी, ओके, फॉर मिनिमा इंटेंसिटी क्या होगा मेरा मिनिमा इंटेंसिटी के लिए होगा कोस डेल्टा इक्वल्स टू मेरा क्या होगा -1 होगा। तो डेल्टा इक्वल्स टू कितना होगा पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, 7 पाई होगा, डॉट डॉट करके 2n प्लस 1 पाई होगा। सो आई मिनिमम इक्वल्स टू कितना होगा आई मीन इक्वल्स टू होगा मेरा I1 प्लस I2, हम क्या था मेरा इक्वेशन, इसलिए यहाँ पे -2I1 होकर देते 2I1 रूट ओवर ऑफ I1 रूट ओवर ऑफ I2 कोस डेल्टा। सो इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 माइनस करेंगे। सो यहाँ पे करेंगे इक्वल्स टू I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। सो अगर हम I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0 लिखेंगे तो आई मीन मेरा क्या निकलेगा आई मीन इक्वल्स टू I0 माइनस I0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 निकलेगा। तो ये है मेरा आई मीन ये है मेरा क्या मिनिमा इंटेंसिटी। इसके बाद हम क्या निकालेंगे इसके बाद हम निकालेंगे कि फेज, इसके बाद हम निकालेंगे कि फेज डिफरेंस। ओके, सो फेज डिफरेंस क्या इसके बाद हम फेज डिफरेंस निकालेंगे। रुको ये एक अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। इसके बाद हम क्या निकालेंगे ये फेज डिफरेंस। ओके, हम फेज डिफरेंस निकालेंगे। ओके, तो फेज डिफरेंस क्या हम क्या बोले थे तब, बोले थे हम कि a प्लस बी कोस डेल्टा को हम क्या पकड़े थे a कोस थीटा एंड b साइन डेल्टा को हम पकड़े थे a साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पकड़े थे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पकड़े थे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। सो इसको हम लिख सकते a साइन थीटा बाय a कोस थीटा इक्वल्स टू a प्लस बी कोस डेल्टा बाय a प्लस बी कोस डेल्टा इंटू b साइन डेल्टा बाय b साइन सॉरी बहुत बड़ा गलती कर दिया रे, ये क्या कर दिया मैं करूंगा अभी, रुको। ये क्या होगा मेरा कि साला क्या गलती होगा, दिमाग सटक जा रहा है रे, ओके। सो b इक्वल्स टू मेरा क्या होगा b साइन डेल्टा बाय a प्लस b कोस डेल्टा। ओके, सो टेन थीटा, मुझे हंसी आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू मेरा क्या होगा b साइन डेल्टा
बाय ए प्लस बी कोस डेल्टा। ओके सॉरी डेल्टा क्या कर दिया मैंने। ओके सो फाइनली हम लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स बी साइन डेल्टा बाय ए प्लस बी कोस डेल्टा। यही है मेरा फेज डिफरेंस, यही है मेरा फेज डिफरेंस। ओके सो आई थिंक ये सब समझ में आ गया। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट है इन इंटरफेरेंस जो है मेरा न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग मेरा क्या है न्यूटन रिंग्स कुछ नहीं है, न्यूटन रिंग भी कुछ है, कुछ नहीं है बोलना ठीक नहीं है, न्यूटन रिंग्स भी कुछ है। न्यूटन रिंग्स भी इंटरफेरेंस में एक पड़ता है जो हमारा क्या बोलते हैं कि अगर तुम इंटरफेरेंस को डिवीजन करो कि डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड करके कुछ था कि अगर तुम न्यूटन रिंग्स देखोगे ना कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग इज इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में जो इंटरफेरेंस में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करता है कि न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग्स में भी क्या होता है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस दिखने को मिलता है विथ सर्कुलर में। ओके अगर तुम गौर से देखोगे कि न्यूटन्स रिंग में भी तुम्हारा दिखाते हैं, यहाँ पे देखो ये जो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस दिख रहा है सर्कुलर में। ओके सो चलिए शुरू करते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग इज इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव फ्रॉम ऑपोजिट फेस थीन फिल्म वेरिएबल थिकनेस। इसको कौन डिस्कवर किया था? महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन इन 1717। ओके सर आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर किए थे। इसके बाद क्या बोलेंगे, इसके बाद ये समझाएंगे हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे किए थे सर आइजैक न्यूटन। ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ओके बोल रहा है कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लार्ज रेडियस कर्वेचर इज प्लेस प्लेन ग्लास पी। ये जो ग्लास देख रहे हो ये पी ग्लास, उसके ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को क्या किए प्लेस किए विथ कार्व सरफेस टचिंग ग्लास प्लेट। कहा कार्व सरफेस, ये क्या हुआ कार्व सरफेस, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलता है? ये होता है कार्व एंड ये होता है मेरा प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके एन एयर फिल्म एनक्लोज बिटवीन द कार्व सरफेस लेस एंड ग्लास प्लेट। यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे कि एयर फिल्म है एनक्लोज्ड है एंड ये तो है प्लेन ग्लास प्लेट, ये है मेरा प्लेन ग्लास प्लेट। ओके एंड और एक प्लेन ग्लास प्लेट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला कि ये सोडियम वेपोर लैंप से क्या कर रहा है लाइट जा रहे हैं एंड यहाँ पे क्या हुआ मेरा एक लेंस यहाँ पे मैं रखा हूं। तो लेंस यहाँ पे रखने के बाद जो क्या हो रहा है यहाँ से लाइट सिंप्लीफाई जा रहा है एंड उसके बाद ये जो ग्लास प्लेट यहाँ पे रखा है इसलिए लाइट क्या हुआ यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड यहाँ पे जो प्लेन ग्लास प्लेट रखा है इसके जरिए फिर से अब ऊपर गया। ये क्या आ गया ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यहाँ पे क्या हुआ 45 डिग्री एंगल पे हुआ। जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तब क्या देखा गया कि तब देखा गया कि ये है डार्क फ्रिंजेस ऐसे करके कि डार्क ब्राइट फ्रिंजेस हम लोगों को दिखने को मिल रहा है। यही होता है मेरा न्यूटन्स रिंग। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग या क्या डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड टेकिंग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये तुम देख लोगे। ये बहुत ही इजी हम बोल दिए कि ये सब फेनोमिना हम बोल दिए कि माइक्रोस्कोप में जब देखा गया तो यही देखा गया कि डार्क ब्राइट फ्रिंजेस विथ सर्कुलर। ओके सो दिस इज न्यूटन्स रिंग्स। ओके देन न्यूटन्स रिंग इक्वेशन हम समझाएंगे। न्यूटन रिंग इक्वेशन क्या हुआ टी होगा मेरा थिक ऑफ एयर फिल्म, रेडियस ऑफ रिंग, डी होता है मेरा डायमीटर ऑफ रिंग, आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन लेंस। ओके उसके बाद ये है मेरा
इक्वेशन है, न्यूटन रिंग इक्वेशन, ये देख लोगे न्यूटन रिंग इक्वेशन। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ डिटरमाइन करने के लिए न्यूटन रिंग्स का एप्लीकेशन होता है। ओके, देन डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है मेरा, ये जो न्यूटन रिंग्स होता है, न्यूटन रिंग्स अप्लाई करते हैं हम। ओके, सो हम क्या क्या पढ़े, हम सब कुछ पढ़े। और जो न्यूटन रिंग्स, ये न्यूटन रिंग्स इंपॉर्टेंट है। ओके, न्यूटन रिंग्स हम पूरा एक्सप्लेन समझा दिया कि बोलेगा कि न्यूटन रिंग्स एक्सप्लेन करो। ओके, तो न्यूटन रिंग्स क्या है हम बोल दिए कि बाद में जब माइक्रोस्कोप में देखा गया कि डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस दिखा गया विथ सर्कुलर पे। ओके, सो दिस इज न्यूटन रिंग्स एंड दिस इज बेसिक पार्ट। ओके, कि ये एप्लीकेशन, ये वेवलेंथ निकालने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, एंड इक्वेशन थोड़ा तुम याद रखना, इक्वेशन ये जो है न्यूटन रिंग इक्वेशन, ये वाला याद रखना, ये सब याद रखना, ये सब न्यूटन रिंग याद रखना, ये न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा और बाकी कुछ है नहीं यहाँ पर। सो चलिए आज के लिए यहाँ पे लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू। ओके, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू।